दिल ने फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम किन के बारे में बात करने वाले हैं? एक ऐसे अदाकार जो बड़े बेबाक थे। इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री उन्हें मुंह फट्टा कहा करती थी। उनका इस पर कोई असर नहीं पड़ता था। कहने दो लोगों को जो कहते हैं, मैं तो अपने शर्तों पर जीने वाला हूँ। अगर मुझे किसी डायरेक्टर का फेस पसंद नहीं आएगा तो मैं फिल्म को ना कह दूंगा, और ऐसा उन्होंने किया। एक ऐसे अदाकार जिन्होंने प्रकाश मेहरा साहब की जंजीर इस कारण ठुकरा दी क्योंकि उन्हें डायरेक्टर का फेस पसंद नहीं आया, और बहुत ही तजब्जुब में कश्मकश में रहते थे डायरेक्टर, फिल्म मेकर, निर्माता, निर्देशक। जब वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर उनके पास जाते थे, उन्हें बड़ा डर लगा रहता था कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए और वहां से इकरार की जगह इनकार ना हो जाए। लेकिन एक ऐसे डायरेक्टर हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा के रहे, एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने लातादाद फिल्में प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, वो है मेहुल कुमार जी। मेहुल कुमार जी एक ऐसे वाहिद डायरेक्टर है जिनके साथ लगातार 3 सुपरहिट फिल्में राजकुमार साहब ने की। यस, तो आज राजकुमार स्पेशल हम कर रहे हैं, और मेहुल कुमार जी से बेहतर शख्सियत कोई हो ही नहीं सकती जो उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं और जावियों पर रोशनी डालने के लिए बिल्कुल तैयार और एकदम से बेकरार। मेहुल कुमार जी से बात करने से पहले चलिए हम एक काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी के कुछ शुरुआती सफ़र पर हम रोशनी डालने की कोशिश करें, और उनके करियर के अलग अलग पहलुओं पर इसमें हमने रोशनी डालने की कोशिश की है। आप ये देख लीजिए। उसके बाद मेहुल कुमार जी से हम आपकी बात करवाते हैं, और वो हमारे साथ थ्रू आउट द प्रोग्राम महवे गुफ्तगू रहेंगे। दिल ने फिर याद किया। एक ऐसे अदाकार जिनका तकिया कलाम ही जानी था, और अपने इस तकिया कलाम को फिल्मी डायलॉग्स के साथ जोड़कर डायलॉग्स को अमर बनाने का हुनर इन्हें बखूबी आता था। वो कभी उन किरदारों को नहीं चुनते थे जो उन्हें नापसंद है। अपनी पसंद के किरदारों को चुनकर उन्होंने हिंदी सिनेमा में तरक्की की बुलंदियों को छू लिया। मैंने ये कब कहा कि मैं किसी पर एहसान करता हूँ? मैं तो सिर्फ वो करता हूँ जो मेरा फर्ज है। इसमें सब इंस्पेक्टर के फराइज अंजाम दिए। फिल्मों में आने से कबल राजकुमार किसी हीरो से कम न थे, लिहाजा बतौर हीरो हिंदी सिनेमा से ऑफर्स भी आते रहे, पर कभी फिल्मी पर्दे पर भी अपना हुनर दिखाएंगे ये शायद उनके जहन में कभी नहीं था। इसीलिए वो कई फिल्मी ऑफर्स ठुकराते रहे, पर किस्मत को मंजूर यही था कि बड़े पर्दे पर राजकुमार अपनी अदाकारी का मुजाहरा करे और शोहरत की बुलंदियों को छुएं। लिहाजा वो ज्यादा वक्त तक फिल्मों को मना न कर सके, और 1950 में पुलिस की नौकरी छोड़ अपना नाम कुलभूषण पंडित से राजकुमार कर दिया, और ऐसे में 1952 में आई फिल्म रंगीली से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। बाद उसके आबशार, घमंड, लाखों में एक जैसी फिल्मों में भी वो नजर आए, पर फिल्मकार सोहराब मोदी की 1957 की फिल्म नौशेरवानी आदिल से राजकुमार साहब लोगों की नजरों में आ गए, और बाद उसके जब 1957 में फिल्म मदर इंडिया में एक्ट्रेस नरगिस के शौहर का किरदार निभाया तो शोहरत की बुलंदियों को छूना लाजमी हुआ। कुछ साल बाद एक्टर शम्मी कपूर के साथ 1959 की फिल्म उजाला में नजर आए, एक अलग से अवतार में, कल्लू के किरदार में। बाद उसके 1959 में पैगाम में दिलीप कुमार के हमरा वो दिखे। उस वक्त दिलीप साहब अपने करियर के पीक पर थे, पर राजकुमार ने भी अपने किरदार को ऐसे निभाया कि सुपरस्टार को भी बराबर की टक्कर दी, एक मिल वर्कर का किरदार निभाकर। 1960 के दौर की बात करें तो 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर में एक कैंसर के मरीज का किरदार इतनी बखूबी निभाया और अपने नाम बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी कर दिया। सीता, ये मेरी आरज़ू ही नहीं, मेरी आत्मा की मांग है। 1965 में जब बी आर चोपड़ा के क्लासिक वक्त में सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज साहनी के साथ नजर आए तो अपने जुदा से निराले से अंदाज़े बयां की बदौलत लोगों की जुबान पर इनके बोले डायलॉग्स का रंगीन असर चढ़ा। 2 सुपरस्टार्स के बीच में भी अपने सीन्स को अपने निराले अंदाज से अमर बना गए। अभी भी जानी ये चाकू है बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हर एक की जुबान पर है। 1967 की फिल्म हमराज, 1968 की नीलकमल और मेरे हुजूर कभी एक आशिक की भूमिका निभाकर दिल जीता। मेरी आरज़ू यही है, मैं तुम्हारे गीत गाऊं। कभी एक मुर्दा शौहर का किरदार निभाकर ज़हनो दिल पर काबिज हो गए। आज की रात
हमारे मिलन की रात है नीलकमल। आओ। 1970 में हीर रांझा में बतौर हीरो काम करने के बाद 1971 में हेमा मालिनी के साथ लाल पत्थर में एक जमींदार का किरदार निभाकर राजकुमार ने लोगों को हैरान कर दिया। 1971 में फिल्म मर्यादा में भी इनका रोल ये जाहिर करता है कि किरदारों का चुनाव उन्हें बखूबी आता था। अब बात कमाल अमरोही की पाकीज़ा की। 1972 की पाकीज़ा राजकुमार के करियर की बहुत बड़ी उपलब्धियों में एक उपलब्धि मानी जाती है। माफ कीजिएगा, इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। पाकीज़ा फिल्म को रिलीज हुए 40 साल से जायद बरस गुजर गए, फिर भी ये डायलॉग उतना ही मकबूल है जितना तब हुआ था। ये डायलॉग हिंदुस्तानी सिनेमा के मोस्ट रोमांटिक डायलॉग्स में शुमार होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकीज़ा की बदौलत ही राजकुमार को घर घर में जाना जाने लगा। जिस तरह से उस दौर में कई दूसरे बड़े स्टार्स एक साथ में 3-3 फिल्में भी साइन कर लेते थे, पर राजकुमार बहुत सेलेक्टिव थे। वो एक वक्त एक ही फिल्म साइन करते थे। 90 के दौर की बात करें, उन्होंने महज 2 फिल्मों में काम किया, जिनमें तिरंगा और गॉड एंड गन जैसी फिल्में काबिल जिक्र है। दिल अपना और प्रीत पराए और दिल एक मंदिर, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया, जैसी फिल्मों में भी उनके अंदाज को पसंद किया गया। पर स्टाइल की जहां तक बात आती है, ये नजरों में 1965 की फिल्म वक्त के बाद ही आया। ये बात अब इनके हमारे दरमियान है। इस वक्त क्या मांगूंगा, फिर कभी जब वक्त आएगा मांग लूंगा। That's wonderful. फिर चाहे वो फिल्म काजल में इनका जुदा सा अंदाज हो या हमराज और नील कमल में भिन्न सा अंदाज बयां हो, और आप और आपकी हुकूमत भी मेरी मोहब्बत को नहीं मिटा सकेगी। राजकुमार साहब की फिल्मों को बीच में नाकामयाबी का भी मुंह देखना पड़ा। बहरहाल नाकामी का इनके करियर पर कोई खास असर नहीं पड़ा और 1970 के आखिरी सालों में और 1980 के शुरुआती सालों में कई बड़ी फिल्मों में राजकुमार साहब ने अदाकारी से सिनेमा के शायकीन को लुभाया, जैसे 1981 की कुदरत, 1984 की एक नई पहेली के अलावा 1987 की मरते दम तक और मुकद्दर का फैसला और 1989 की जंगबाज जैसी फिल्में काबिल जिक्र है। साल 1991 में सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक्टर दिलीप कुमार के साथ 32 साल बाद राजकुमार साहब नजर आए और एक बार फिर सिनेमा के शायकीन को हैरान कर दिया। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। 1992 में अपनी आखिरी हिट तिरंगा से अपने अंदाजे बयां से एक ऐसी छाप छोड़ी कि आज तक इस फिल्म के डायलॉग्स लोगों की जुबान पर है। हमारे रास्ते भी एक हैं, मंजिल भी एक है, और फिर इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा कौन है? कोई भी नहीं, सिवाय फर्ज के। इस दुनिया में हमारा कौन है? कोई भी नहीं, सिवाय फर्ज के। 1995 की फिल्म गॉड एंड गन रिकॉर्ड्स के मुताबिक राजकुमार की आखिरी फिल्म तस्वुर की जाती है। इस फिल्म की रिलीज के 1 साल बाद यानी 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर से उनका इंतकाल हो गया और वो इस दुनियाई फानी से कूच कर गए और पीछे छोड़ गए अपनी बेतहाशा यादें, अपने किरदारों के रूप में और अपने अंदाजे बयां के रूप में। जिसका हामी है खुदा, कौन उसे मार सके? हम नहीं, बम और बारूद से मरने वाले। दिल ने फिर याद किया। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शो में। चूंकि राजकुमार साहब के अजीज डायरेक्टर्स में आप शुमार होते, कोई भी डायरेक्टर उनका अजीज नहीं रहा होगा। सही। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी शहद आपने उन्हें खिलाई थी जो आपकी हर एक बात उन्हें मीठी लगती थी? वो इतने बेबाक, इतने आउटस्पोकन, इतने मुंहफट्टे, आपसे किस तरह से उनका ये राब्ता बिठा? आपके पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसने राजकुमार को आपके साथ लगातार आखिरी आयाम तक अटूट रखा? देखिए, राज जी के साथ मतलब फर्स्ट मीटिंग से 1-2 मीटिंग जो मेरी हुई ने, तो हम लोग काफ़ी करीब आ गए थे। राज जी का मैं बिगनिंग बताऊं, मैं किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो प्रोड्यूसर प्राणलाल मेहता जी, जिनको मरते दम तक जिन्होंने बनाई थी, उनकी मैंने गुजराती फिल्म बनाई थी, सुपर हिट थी। उसके बाद मेरी 2 हिंदी फिल्में सुपर हिट हुई थी, अनोखा बंधन और लव मैरिज। तो उसके बाद प्राणलाल जी ने मेरे को बोला कि मेहुल भाई, राज साहब मतलब आपके पास हिंदी के लिए कोई अच्छी स्क्रिप्ट है तो आई एम इंटरेस्टेड, बिग बजट फिल्म। मैं बोला मेरे पास स्क्रिप्ट है, राज साहब के लिए लिखी हुई है एंड कंप्लीट स्क्रिप्ट है। मैं बोले राज साहब का नाम मेरे पास मत लो, क्योंकि राज साहब ने 2 बार मेरे को ना बोला है, और अगर गलती से आपने बोल दिया कि प्रोड्यूसर मैं हूँ तो वो फिल्म ही नहीं करेंगे और कहानी भी नहीं सुनेंगे।
तो या तो एक काम करो, बोले आप पहले राज साहब को कहानी सुनाओ, ओके बोलते हैं मैं प्रोड्यूस करूँगा। तो मैं बोला राज, उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, मैं बोला राज जी को मैं कांटेक्ट, बोले मैं नंबर देता हूँ आपका। तो उन्होंने ऑफिस से नंबर दिया मेरे को। तो मैंने शाम को राज साहब को बोले कि वो 6-8 बजे गोल्फ खेल के घर पे आते, फिर फ़ोन पे बात करते। तो मैंने फ़ोन किया तो बोले कौन, मेहुल कुमार। मैं बोला सर मैंने बहुत गुजराती फिल्में की है और हिंदी फिल्में भी मेरी 2 अभी सिल्वर जुबली हो गई, तो अभी एक मैं हिंदी फिल्म बनाना चाहता हूँ आपके साथ। बोलते क्या टाइटल है? तो मैंने बोला मरते दम तक। ओहो, टाइटल तो दमदार है। कहानी? मेरा सर कहानी भी वैसी ही है, आप सुन लीजिए। रेडी है स्क्रिप्ट? मेरा रेडी है स्क्रिप्ट। तो एक काम करो, बोले यूएस क्लब देखा है? मैं बोला यूएस क्लब देखा है, मैं अंदर नहीं गया हूँ लेकिन बाहर से देखा है मैंने, मालूम मेरे को। तो संडे को शाम को 6 बजे हम यूएस क्लब मिलते हैं, बोलते हैं, और वहाँ पे बात करेंगे, कहानी है तो तुम लेके आ जाना स्क्रिप्ट। तो मैंने बोला ठीक है। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है? मैं बोला हाँ सर गाड़ी है मेरे पास। बोले क्या नंबर है? तो मैं भी हैरान हो गया, गाड़ी का नंबर पूछ रहा है। बोला सर गुजरात का नंबर है GJA 5756 फिएट है। ओके नो प्रॉब्लम, संडे को 6 o'clock को। मैं बोला ठीक है। तो मैंने तो प्राणलाल जी को फ़ोन किया, मैंने प्राण जी संडे को 6 बजे बुलाया। बोले नाम मत लेना गलती से मेरा, जब तक ओके नहीं बोले कुछ मत बोलना। मतलब ठीक है। तो मैं तो घर से जल्दी, उस टाइम पे मैं बांद्रा रहता था पाली हिल पे, वहाँ से मतलब अपनी गाड़ी लेके निकला, यूएस क्लब गया। तो वॉचमैन ने गाड़ी रोका, मेरे को बोलता आर यू मिस्टर मेहुल कुमार? मैं बोला यस। बोले राज साहब ने आपका गाड़ी का नंबर दिया है। तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि गाड़ी का नंबर क्यों मांगा था, वहाँ बाहर की गाड़ी अलाउड नहीं थी। सही। तो वहाँ पे मैं गया, बोले आप गार्डन में चेयर लगी हुई है, कुर्सी भी है, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। राज साहब फ्रेश होने गए, आ जाएंगे फिर आपसे बात करेंगे। तो मैं तो बैठा, आए राज साहब, हाथ मिला मेरे से, मैंने स्क्रिप्ट दी। तो पहला ही पेज पलटा, उर्दू में देखा, अच्छा उर्दू में है स्क्रिप्ट? उर्दू में स्क्रिप्ट? मेरा राज जी मेरे को मालूम है आपको उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए, इसलिए मैंने उर्दू में ही कॉपी करवाई है। ठीक है। फिर पत्ते पलटते रहे, मेरा पता नहीं क्या, अगर पढ़ नहीं रहे थे। लास्ट पेज पे गए, लास्ट पेज पे मतलब कम से कम 5-7-8 मिनट उन्होंने लगाए। तो मैं भी टेंशन में देख रहा था, मेरा पता नहीं क्या। फिर मेरे को बोलते कि क्लाइमैक्स डिटेल में लिखा हुआ है। मैंने यस सर कंप्लीट है। बोलते वरना मेरे पास तो जो स्क्रिप्ट आती है उसमें लास्ट पेज पे लिखा हुआ था CLIMAX एंड अंडरलाइन। डायरेक्टर को पूछता हूँ क्लाइमैक्स? बोले सर क्लाइमैक्स हमने सोचा नहीं है। नहीं सर क्लाइमैक्स कंप्लीट है। मतलब ठीक है, एक बात करते हैं हम लोग, अगले संडे को इसी टाइम पे हम फिर मिलते हैं, मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूंगा एंड आई विल से यस और नो। क्या बात है। फिर मेरे को बोलते ड्रिंक? मैंने सर मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक भी नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो कुछ, मैं एक ड्रिंक लूँगा, बोलते हैं। फिर उनके साथ उन्होंने ड्रिंक लिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया और बहुत अच्छी तरह से और ऐसे राबता बढ़ गया। और फर्स्ट मीटिंग में ही एक्चुअली आपने उनको इम्प्रेस किया, और इम्प्रेस की सबसे बड़ी वजह थी कि उर्दू में उन्हें स्क्रिप्ट मिली और उर्दू के साथ उनका लगाव था, उर्दू में ही लिखा करते थे वो। बलोचिस्तान से आए हुए और कश्मीर में वो रहे, फिर वहाँ से निकल कर वो यहाँ आ गए और यहाँ उन्होंने मुंबई में एक पुलिस थाना में पुलिस इंस्पेक्टर भी रहे वो। माहिम में। उसके बाद उन्हें फिल्में ऑफर हुई, सबसे पहले उन्होंने फिल्मों को ना कहा। आपके साथ उनका चूंकि सिलसिला पहली फिल्म में बड़ा अच्छा रहा, जब मरते दम तक के बाद आपकी और फिल्में आई, जिससे हम जंगबाज की बात करें या हम तिरंगा की बात करें जी। अब तिरंगा में आपने नाना पाटेकर को भी लिया। ऑब्वियसली वो भी एक ऐसी हस्ती है हिंदुस्तानी सिनेमा की जिनके साथ काम करना हर एक गवारा नहीं करता, क्योंकि उनका टेम्पर कभी क्या कुछ कह दे किसी को नहीं पता। अब राजकुमार साहब और नाना पाटेकर दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वो भी शर्तों पे जीने वाले, राजकुमार साहब अपनी शर्तों पे जीने वाले। अब आपको कन्विंस करना है उनको तिरंगा के लिए। अब उसके बारे में मैंने ये सुना है और आप थोड़ा विस्तार तरीके से बताएंगे। तिरंगा में जब आप फाइनलाइज कर रहे थे नाना पाटेकर लेना है, राजकुमार जी तो ऑलरेडी फाइनलाइज थे, तो नाना पाटेकर के पास आप गए तो उन्होंने आपसे ये कहा कि राजकुमार साहब इसमें मैं फिल्म नहीं करूँगा, एक शर्त पे करूँगा, अगर मेरे सीन्स काटे नहीं जाएंगे और राजकुमार साहब जो है वो बीच में मुदाखलत इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर उसने इंटरफेयर किया तो उसी वक्त मैं सेट छोड़कर भाग आऊँगा और कभी मुड़ के नहीं देखूँगा। फिर आप राजकुमार साहब के पास गए, तो राजकुमार साहब से आपने किस तरीके से ये बात कही और किस तरीके से वो कन्विंस हो गए? फिर जब हम लोग ने ये फिल्म स्टार्ट की, अनाउंसमेंट कर दी, तभी ये कैरेक्टर फाइनल ही नहीं हो रहा था। मैंने
रजनी जी को भी सुनाया था, उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया, नसीर भाई ने भी रिफ्यूज़ किया। उसके बाद नाना को सुनाया, तो नाना ने आपने जो बोला ना वो शर्त रखी कि मैं फिल्म करूंगा मेहुल, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर राज साहब ने इंटरफियर किया तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा एंड वापस नहीं आऊँगा। तो मैं बोला नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, राज साहब की मेरी ये 3rd फिल्म है, फर्स्ट फिल्म नहीं है मेरा। राज से मेरा नेचर मालूम है, मेरी स्टाइल मालूम है, सेट पे कोई डिस्कस नहीं होती, स्क्रिप्ट दिया वो स्क्रिप्ट के मुताबिक फिल्म बनती है। तो बोले नो प्रॉब्लम। तो फिर मैंने जब राज जी को ये बात बोली कि नाना फाइनल हो गया, तो राज जी एकदम टेंशन में आ गया, मेहुल वो तो एकदम बदतमीज़ किस्म का इंसान है, बोलते सेट पे गाली गलौज कर लेता है। बोला राज जी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने सारी बातें उससे क्लियर कर ली है। तो बोले और कुछ बोला? मैंने एक ही बात उसने बोली है कि अगर राज साहब सेट पे इंटरफियर करेंगे तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा। तो राज साहब बोले मैं कहाँ इंटरफियर करता हूँ मेहुल तुम्हारे सेट पे, चलो अच्छी बात है, बोलते करेंगे साथ में काम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से ये फिल्म स्टार्ट हुई। और सबसे यादगार दिन मुहूर्त के दिन एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे को मुहूर्त क्लिप देने के बाद क्या बोलते हैं मालूम है? बोले भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहराई। क्योंकि दोनों पोल्स अपार्ट है। बोले तू 6 महीने में हर फिल्म बनाता है, ये फिल्म बन जाएगी तो बोले मैं सैल्यूट करूंगा तेरे को। लेकिन थ्रू आउट द फिल्म वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी सुना है दोस्ती भी हो गई पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जाने के बाद। क्योंकि उस गाने में वो छलकता है दोनों में दोस्ती है, जबकि उससे पहले दोनों पोल्स अपार्ट थे। कैसे उनकी दोस्ती फिर आपने करवाई? इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो राज जी ने पहले पहल की थी, राज साहब ने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था कि नाना ने पहल की? बिगिनिंग में जब मैंने कंबाइंड सीन स्टार्ट किए थे ना, तो ज़्यादा मतलब ऐसे इंट्रो हो गया था एक दूसरे का, तो बातचीत नहीं करते थे। मतलब नाना अलग बैठता था, राज साहब अलग बैठते थे, कभी कंबाइंड शॉट होता तो आ जाते थे, फिर वापस एक दूसरे से अलग होकर कुर्सी पे बैठ जाते थे। फिर नेक्स्ट शेड्यूल में जब ये गाना पिक्चराइज करने का प्लान किया मैंने, तो गाना तो मतलब एकदम ड्रिंक वाला गाना था, राज साहब का भी फेवरेट गाना था, जानी वर्ड भी उसमें यूज़ किया था हम लोग ने। तो वो गाने में मतलब मस्ती इतनी थी कि काफ़ी करीब आए। नाना ने भी खुल के फिर राज साहब के साथ डांस किया, फिर बातें की, साथ में बैठे, तो मतलब उसके बाद उनकी दोस्ती धीरे धीरे अच्छी हो गई। हाँ। तो क्या कलाम था उनका जानी। हाँ। तो जानी को इनफैक्ट कई गानों में जानबूझकर उसने डलवाने की कोशिश की है कि जानी बीच में आना चाहिए। जैसे आप ही का गाना पीले पीले ओ मेरे राजा और पीले पीले ओ मेरे जानी। लेकिन वो राज साहब का सजेशन नहीं था मेरे गाने में, देन मेरा खुद का था। संतोष जी गाने लिख रहे थे, संतोष जी ने मतलब मनोज जी के साथ लिखने के बाद गाने लिखना बंद कर दिए थे। फिर बाद में मैंने जब उनको तिरंगा टाइटल बोला, देशभक्ति की फिल्म बोला, तो उन्होंने हाँ बोला। फिर वो आए लखनऊ से, यहाँ रुके, गाने सारे लिखे। तो मैंने उनको बोला मेरा एक ऐसा गाना है मेरा बर्थडे का संतोष जी जिसमें जानी वर्ड आना चाहिए। तो बोले जानी वर्ड डाल देंगे क्या? इससे बहुत मतलब मिलिट्री का कैंप है, दारू होगा, बर्थडे है, तो एक बोलेगा पीले पीले ओ मोरे राजा, दूसरा बोलेगा पीले पीले ओ मोरे जानी। तो राज साहब भी जब गाना सुने तो खुश हो गए। तो उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। थी। मतलब दोस्ती कराने में नाना और राजकुमार के आपका बहुत बड़ा अहम योगदान है। करेंगे बात अब जंगबाज की, उसमें गोविंदा भी थे। तो गोविंदा और उनके दरमियान एक बात हुई थी, कन्वर्सेशन हुई थी, आप ही की फिल्म जंगबाज जो एक और सुपर हिट इनकी थी, राजकुमार साहब ने उनसे कहा था गोविंदा से आपने शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है, तो वो खुश हो गए कि एक सुपरस्टार ने बोला शर्ट है, राजी आपको चाहिए आप ले लीजिए ना। कहा कि हाँ। तो उन्होंने उन्हें वो शर्ट पेन निकाल के गिफ्ट कर दी। गुस्सा तो गोविंदा जी को तब आया जब 2 दिन के बाद वो सेट पे देखते हैं कि उस शर्ट को फाड़ कर रुमाल बना के लाए और जेब में डाल के आए। उसके बाद मुझे बताइए क्या सीन हुआ, क्या आपसे डिस्कस किया गोविंदा ने? फिर ये राजी कैसे, या राजी ने आपने राजी को पूछा ये क्यों किया, कल ही तो मांगी थी आपने 2 दिन पहले शर्ट? नहीं, मैंने कोई बात छेड़ी नहीं थी फिर, क्योंकि मैं बोला अभी बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि राजी तो जो अपने मन में आए वो करते ही है। रिएक्ट किया उसने बहुत डेफिनेट, उसको बोले मैंने फीलिंग के साथ शर्ट दी थी और मेरी फीलिंग के टुकड़े कर लिए। अच्छा ये बात कही गोविंदा ने। अच्छा जब गोविंदा के साथ उनके सीन्स होते थे तब वो कुछ आपसे कहते थे क्या लड़का है, क्या है वो, ऐसा कुछ बातें होती थी? या जब रिहर्सल का टाइम होता था वो ढंग से रिहर्सल करते थे कि नहीं मेरे को रिहर्सल वगैरह नहीं करना, वो एटीट्यूड था उनका? नहीं, काम के वक्त कैसा था उनका? काम में बिल्कुल एटीट्यूड नहीं होता था उनका मतलब काम मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ, डायलॉग्स ये वो, सामने वाले आर्टिस्ट, कभी भी ये कोई प्रॉब्लम उनके साथ कभी मेरे सेट पे तो कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। सेट पे नहीं हुआ? मैं एक्चुअली मैं एक किस्सा सुनाऊं वो आपको याद आएगा। फर्स्ट डे हमारी शूटिंग थी जंगबाज की, फर्स्ट डे मरते दम तक थी। तो नैयर बंगलो मड आइलैंड पे शूटिंग थी, सुबह की शिफ्ट थी,
शक्ति कपूर, फराह, गोविंदा और बाकी के जूनियर आर्टिस्ट थे, ये सारे थे और राज साहब थे। फराह शक्ति कपूर को राज साहब के पाँव में आके फेंकती है वो शॉट्स। तो वो सब लोग परेशान थे, पहला दिन था। मैं बोला यार हमारा डायलॉग क्या है, गोविंदा बोलते मेरा क्या है, मतलब किसी का कोई डायलॉग नहीं है। फर्स्ट शॉट साइलेंट शॉट है, राज साहब बैठे हुए उसके जूते के पास आके शक्ति कपूर को फराह फेंकती है, क्लोज है बोला। उसके बाद टिल्ट अप होता है, राज साहब का फेस दिखता है। तो बोले अच्छा अच्छा है, सब लोग खुश हो गए। अब वहाँ पे सोचो पहले ही दिन हंगामा हो गया, बोले टैक्सी आई, टैक्सी आई, टैक्सी में राज साहब आए। तो पूरा यूनिट परेशान है, बोले हाँ टैक्सी में राज साहब आए। तो अभी टैक्सी वाले को उस टाइम पे समझो 1000 रुपया दे रहे थे, वो ले नहीं रहा था। बोलता है मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन है राज साहब, आप मेरी टैक्सी में बैठे, बोलते मैं एक पैसा नहीं लूँगा। अब उस ज़माने में 1000 रुपया मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। तो ले नहीं रहा था। फिर मैं गया, मैंने उसको बोला यार तेरे प्यार से दे रहे, तू ले ले। बोलते सर मैं कैसे लूँ, मेरी टैक्सी में राज साहब बैठे, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। बोलते फिर कन्विंस करके उसको दिया। फिर राज साहब को पूछा, मैं राजी बोले मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मैं बोल जू पे, अगर मैं नहीं आता, पहला दिन था शूटिंग का, न्यूज़ बनते, राजकुमार शूटिंग में पहले ही दिन नहीं आया। तो फिर बोले मतलब शॉट रेडी है सब। हाँ तो अभी समझिए, अभी ये फिर दूसरा जो किस्सा सुनाते हैं सबके सामने मेरे को बोले ये शॉट ऐसे क्यों ले रहे हो मेहुल? कहाँ मरते दम तक का? हाँ वो फर्स्ट शॉट जो फरार फेंकती है शक्ति कपूर को, टिल्टअप होता है कैमरा, राज साहब का फेस दिखता है। मतलब राज जी ये शॉट इसलिए मैं ले रहा हूँ कि एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बेस्ट कटिंग है। मतलब पहले गाना खत्म होता है, शक्ति कपूर को राइट ऑफ द कैमरा खींचती है, यहाँ लेफ्ट ऑफ द कैमरा आपके पाँव में आके गिरता है और फिर टिल्टअप होता है, आपका फेस दिखता है। अच्छा ओके चलो नो प्रॉब्लम, टेक ओके हो गया। फिर मेरे को एहसान आया लंच टाइम पे, बोले राज साहब आपको ऊपर बुला रहे। एहसान मतलब जो उनके साथ हमेशा रहता था, और सिर्फ एक ही बंदा उनकी जिंदगी में था, वो था एहसान। बाकी ना उन्होंने कोई सेक्रेटरी रखा था, ना मैनेजर था, ना नौकर था, सब खुद ही करते थे। खुद ही। तो मैं गया, मेरा पता नहीं क्या काम, तो मैं गया तो मेरे को गले लगाया, बोलता आई लाइक। मेरा क्या सर? तो बोले कि हर फिल्म में पहले दिन की शूटिंग में मैं डायरेक्टर को भलते सलता सजेशन देता हूँ, अगर वो मेरी बात मान लेता है तो फिर पूरी फिल्म में मैं सजेशन देता रहता हूँ। और तुमने बोले पहला शॉट मेरे को कन्विंस कर दिया, एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया, टिल्ट अप कैमरा, टिल्ट डाउन, एवरीथिंग डिटेल में बताया। तो आई एम वेरी हैप्पी। बोलता है अब ये फिल्म तुम्हारे हिसाब से ही बनेगी, जैसे तुम चाहो। अब मुझे बात समझ में आ गई, अगर किसी डायरेक्टर में ताकत है या उसमें सलाहियत है उन्हें कन्विंस करने की पहले ही दिन, तो वो कभी मुदाखलत नहीं करेंगे। मेहुल जी, राज साहब की जिंदगी के ऊपर हम रोशनी डाल रहे हैं, उनके करियर के ऊपर। आपके साथ उन्होंने 3 सुपरहिट फिल्में की जो किसी भी डायरेक्टर के साथ नहीं की, जैसे जंगबाज है, जैसे मरते दम तक है, और उसके बाद तिरंगा है। और भी बातें करनी है हमें आपके साथ उनके करियर के ऊपर और उनके पर्सनल लाइफ पर थोड़ी बहुत रोशनी डालनी है, लेकिन इस वक्त लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चाहिए था प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं, राजकुमार साहब के अलग अलग जावियों पर हम रोशनी डाल रहे हैं और हमारे साथ उनकी जिंदगी, उनके करियर पर बात करने के लिए है हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम, मशहूर मारूफ फिल्म मेकर ननदन मेहुल कुमार जी। आइए इनसे कुछ और बातें जान लेते हैं। क्या वाकई में वो एक डायरेक्टर के एक्टर थे? ही वाज डायरेक्टर्स एक्टर 100%। क्योंकि अगर उनको कन्विंसिंग वे में आपने स्क्रिप्ट सुना दी विथ डायलॉग, एवरीथिंग डिटेल में, सेट पे कोई डिस्कस नहीं हुई, और उनके दिमाग में पूरा कैरेक्टर विथ कॉस्ट्यूम एवरीथिंग डिटेल में अगर आपने डिस्कस कर लिया ना, तो सेट पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं आपको मरते दम तक का दूसरा किस्सा सुनाऊं तो मतलब जब कहानी सुन ली, फिर ड्रेस की डिस्कस हुई, तो मैं बोला राजी इसमें देखिए वर्ल्ड में मतलब जितने भी माफिया लोग हैं या तो वाइट कपड़े पहनते हैं या फिर ब्लैक कपड़े पहनते हैं। इंडियन मोस्टली वाइट पहनते हैं मैं बोला, और फॉरेनर जो है इटालियन माफिया वो सब ब्लैक पहनते हैं। तो इस फिल्म में आपका ब्लैक सूट रहेगा एंड एक ही शूट रहेगा थ्रू आउट। बोले एक मतलब बनेंगे 4 5 6 जितने बनाने बना सकते हो, लेकिन कलर एक ही रहेगा। मैं बोला, और एक दूसरी स्टाइल मैंने उनको बोला, मैं बोला सर सूट आप पहनोगे लेकिन शर्ट बाहर रखोगे। तो बोले सूट, मैं बोला हाँ आप रखोगे तो स्टाइल बनेगी, और उसके बाद इंडस्ट्री में स्टाइल बनी, सब आर्टिस्ट लोग भी सूट में शर्ट बाहर रखते थे। लेकिन आपने स्टाइल की अब बात की, इसी के साथ मिलता जुलता एक सवाल है कि उन्होंने जो स्कार्फ पहनना शुरू किया वो एक स्टाइल उनका बन गया। क्या उन्होंने खुद वो स्टाइल क्रिएट किया या वो कैंसर से जूझ रहे थे अपने आखिरी दिनों में, उसकी वजह से उन्होंने वो स्टाइल क्रिएट किया? सुना है कि आपकी जो बेटी है शमी, उन्होंने उन्होंने उनके ड्रेस डिजाइन किए थे, उन्होंने वो उन्हें लुक दिया था।
सो हाउ ट्रू इज दैट? तिरंगा के टाइम पे जब ड्रेसेस डिस्कस हो रहे थे तो मफलर की जगह पे शमीम बोले कि पापा मैं मफलर नहीं देती हूँ, राज्य को एक ऐसा वो तिरंगा टाइप का पूरा स्कार्फ दूंगी, वो पहनेंगे थ्रू आउट्स, तो गले में अच्छा भी लगेगा और एक मतलब तिरंगा अपना टाइटल है, वो टाइटल के साथ मैच भी होगा। ओके। और राज साहब को भी बहुत अच्छा लगा, शमीम को बोले भी भाई बहुत अच्छा आइडिया लेके आई तू, और वही पहरा पूरी फिल्म में उन्होंने। हालांकि वैसा कुछ था ही नहीं। जैसे वो स्टाइल आइकन थे, उनके पास दुनिया भर की वॉच थी और वो अपना ब्रेसलेट भी खुद ही डिज़ाइन करते थे, और किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर के पास वो जाते थे, कहते थे कि यार इसमें मेरा ये स्टाइल होगा। हर एक ड्रेस डिज़ाइनर के पीछे वो लगे रहते थे कि नहीं इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं अपने हिसाब से पहनूंगा। लेकिन आपकी फिल्मों में मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ है कि आपने उन्हें खुद स्टाइल दिया है, कन्विंस करके कि ऐसे ऐसे ड्रेस आप पहनो कि ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो और कोई वाक़या आपको याद आ रहा है कि आपकी फिल्मों में कहीं ना कहीं शायद उन्होंने कन्विंस आपको किया उल्टा और कहा कि नहीं यहाँ ये अच्छा लगेगा, अपना कुछ आइडिया दिया आपको? मेरे साथ तो मतलब मैं बोलता हूँ ना कि कभी आज तक मतलब मेरे को याद है कि कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ कि राज साहब ने कभी कोई टेंशन सेट पे दिया हो। ओह दैट्स सो लवली। मैंने पहले आगाज़ में कहा ये बातें हो रही थी कि उनका ज़िंदगी में एक ही साथी रहा जो छोटे मोटे काम उनका करता रहा, वो है एहसान। अलावा उसके उन्होंने ना मैनेजर रखा ना नौकर रखा, सारा काम खुद करते थे। इनफैक्ट यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को खुद ही ड्राइव करके स्कूल छोड़ा करते थे। और दूसरी बड़ी अच्छी आदत उनकी ये थी कि अगर साल में उन्होंने 3 फिल्में की और या 2 फिल्में की या एक ही फिल्म की, लेकिन 1 महीना वो निकालते थे अपनी फैमिली के लिए, उनको लेके जाते थे किसी डेस्टिनेशन पर वेकेशंस के लिए, तो अपनी फैमिली को भरपूर टाइम देते थे। और ये भी मैंने सुना है कि अपनी फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ उन्होंने बिल्कुल अलग रखी थी। और ये कई मरतबा पूर्व राजकुमार उनके बेटे ने भी कहा। आपने कभी उनसे पूछा आप सब कुछ क्यों खुद कर रहे हैं, इतने बड़े सुपरस्टार आप हैं, आपके जहन में क्या आ रहा है कि सब ही खुद ही करना है? उन्होंने घर में कभी फिल्म लाइफ को मतलब इन्वॉल्व किया ही नहीं। एक फिल्म लोगों की जो लाइफ होती है कि भाई घर में भी पार्टी फंक्शन में भी दूर रहते थे, रेयरली कभी कहीं कोई पार्टी में वो जाते थे। अच्छा, क्या लगता है आपको उनको इंडस्ट्री में लोगों से बनती क्यों नहीं थी? क्या आपको लगता है कि थोड़ा ईगोइस्टिक थे, या आपको लगता है इसके पीछे दूसरी कहानी है? जैसे दिलीप कुमार साहब के साथ उन्होंने पहले भी फिल्म की, ओके, उसके बाद जब सौदागर फिल्म में वो आए एक दूसरे के साथ, बहुत मुश्किल से वो फिल्म उन्होंने एक साथ की है, काफ़ी रिक्वेस्ट और मिन्नतों के बाद, और थ्रू आउट द फिल्म वो एक दूसरे से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ा रहे थे, बिल्कुल पोल्स अपार्ट उस फिल्म में भी, लेकिन उन्होंने फिल्म की। और उसके लिए मुझे लगता है प्रोड्यूसर ने आपसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ राजकुमार को समझा दो यार मेरी फिल्म करें। राज जी का नेचर काफ़ी लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो एक तो क्या मुंह फट आदमी थे, जो भी बोलना है सामने ही बोल। लोगों को बुरा लगता था, यार पता नहीं क्या कहेंगे, सबके सामने एम्बैरेस। इसलिए होता था, उनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मुंह पे ही बोलते थे, पीछे से नहीं। अब सोचो, मैं एक आप किस्सा सुनाऊं। प्रकाश जी की शूटिंग चल रही थी और वहाँ पे लंच टाइम पे मैं गया था उनको मिलने के लिए। उसमें राज जी मतलब लंच ब्रेक हुआ, वो आए रूम में, मतलब उन्होंने एकदम पहना हुआ था, फेंका, कपड़ा फेंका, कुछ टी शर्ट वो अपना ऊपर पहना था, जैकेट वो फेंका। मतलब पता नहीं झगड़ा हुआ सेट पे, क्या हुआ कुछ मालूम। तो मैं बोला क्या हुआ राज जी कुछ? तो बोलते मेहुल अब देखो, धोती पहनी है राजकुमार ने, कुर्ता पहना है, इस पे ये जैकेट था, और भगवान के सामने रो के मैं बोल रहा हूँ प्रभु मेरे को ये कर दे, मेरे को ये कर दे। अब ये पब्लिक कैसे डाइजेस्ट करेगी बताए। मैंने प्रकाश को बोला कि सीन उल्टा कर दे, कि मैं बोल रहा हूँ कि आज के बाद मंदिर में आऊँगा नहीं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो। बोलता मैं यहाँ आता हूँ, तुमने मेरी हर बात मानी है, और आज मैं हाथ जोड़ के तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ। बोलते तो सीटियाँ पड़ती, तालियाँ पड़ती। अब ये नहीं मान रहा है, ये पिक्चर नहीं चलेगी। और सुपर फ्लॉप फिल्म हुई थी, मेरे को मालूम है। संजय दत्त, फरा भी थी, फरा मेरे को तभी सेट पे मिली भी थी वहाँ पे। प्रकाश जी की फिल्म थी, कोई नहीं चली थी। बोलते राज, तो राज साहब का क्या था, उनकी इमेज के मुताबिक अगर उनको रोल दो तो पब्लिक सीटियाँ और तालियाँ। मैं आपको हमारे इसका किस्सा सुनाऊँ। तिरंगा का हम लोग क्लाइमैक्स कर रहे थे, उसमें राज साहब का वो पाइप लेता है और वो विलन फेंकता है, ब्लास्ट होता है, तो क्लोज ले रहा था, तो शॉट ओके हुआ, तो नाना बैठा हुआ था पीछे, हंस रहा था, एकदम कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हाँ, तो मैं बोला क्या हुआ नाना? बोले मेरे लिए क्या यार, पाइप लेके फेंका ने, ब्लास्ट हुआ ने। फिर राज जी का डायलॉग है, अगर तुम हमारे रुमाल को छूते तो जल के राख हो जाते। ड्रामा पूरा। हाँ, तो मैं बोला नाना ये राज साहब बोल रहे हैं ना, इसलिए तेरे को अगर ये सीन देखना है ना तो थिएटर में मेरे साथ पिक्चर देखने आना, कितनी सीटियाँ पड़ती है, तालियाँ बजती है, देखना। और वो आया मेरे साथ, फर्स्ट शो देखा उसने मिनरवा में। हाँ। और वो आया सीन, और जब वो राज साहब
फेंकते पाइप ने और ब्लास्ट उसको बोलते भी कि अगर तुमने हमारे रुमाल को छुआ होता तो जलकर राख हो जाते गेंडा स्वामी। तो जो सीटियाँ और तालियां पड़ती है नाना को बोला देखिए बोला राज साहब की एक अलग स्टाइल है, पहचान है, पब्लिक हाँ। उनको चाहती है इस टाइप के रोल में। कहीं ना कहीं आपके किसी डायलॉग में उन्होंने अपना योगदान जाहिर किया, कहा कि इसमें थोड़ा जानी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आना चाहिए। गाने में तो आपने सजेशन Yes. दिया, कहीं किसी डायलॉग में आपके साथ डिस्कस करते हुए बिहुल जी मुझे लगता है कि ये दमदार नहीं बन रहा है ये डायलॉग, इसमें ऐसा कुछ डालो ताकि स्क्रीन पर और भी दमदार लगे, क्योंकि अक्सर बेशतर डायलॉग उनके दमदार ही रहे। मतलब मैं जब भी डायलॉग राज साहब कभी के कोई सीन के correction कभी भी नहीं, क्योंकि जो डायलॉग ऐसे लिखे जाते थे जो राज साहब के हिसाब से पसंद के थे। हाँ। ओके। अब न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है सिर्फ परवरदिगार से। तो उनकी एंट्री पे ही मतलब हंगामा सीटियाँ तालियां पड़ दी। तो ऐसे डायलॉग जब मतलब राज साहब की स्टाइल में ही लिखे जाते थे कि भाई राज साहब को इस टाइप के डायलॉग चाहिए जो पब्लिक को भी पसंद आए और उनके कैरेक्टर के साथ भी मैच हो। और कितने खुश हो जाते थे फिर वो वो तो ये फिर- डायलॉग्स पे, कभी आपकी पीठ थपथपाई, क्या बिहुल जी क्या डायलॉग लिखा, वो दमदार खुश हो जाते dialogue। थे, मतलब जो सीन पढ़ के देख सुनाता था ना मैं तो फिर डायलॉग में दम है मेहुल ऐसे बोलते थे। अब हम आ जाते हैं मरते दम तक पे। मरते दम तक का एक आखिरी सीन है, क्लाइमेक्स सीन, जिसमें वो मर जाते हैं और हार वार पहनाया जाता है। उनका हमेशा ये था कि मैं जब मरूंगा इसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। जब वो इंतकाल कर गए, इस दुनिया से कूच कर गए, बहुत कम लोगों को पता था कि वो कैंसर से जूझ रहे हैं। इंतकाल कर गए, मीडिया को खबर नहीं थी, बाद में पता चल गया। मुझे ये बताइए आप कि मरते दम तक के आखिरी सीन में क्या ये सही है कि उन्होंने आपसे ये कहा था कि हार आप पहनाइए मुझे मेहुल जी, पता Yes, नहीं yes. फिर मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, और उस बस में फिर क्या कहा था आपने उनसे, और मतलब- किस तरह की कन्वर्सेशन गुफ्तगू हुई थी ये उस हम सीन लोग के क्लाइमेक्स में जब शमशान यात्रा वाला सीन कर रहे थे, राज साहब को ऊपर सुलाया था, टेम्पो पूरा सजा हुआ था, पब्लिक जूनियर आर्टिस्ट भी इतने थे, फरियाज में हम लोग कर रहे थे खंडाला। तो मैं नीचे खड़ा हुआ था कैमरा के पास, तो मेरे को बोला भाई ऊपर आ जाओ। तो मैं गया, मेरा डायलॉग तो कुछ है नहीं, राज जी ऊपर क्यों बुला रहे हैं। ऊपर गया तो वो जो हार उनको पहनाने के लिए वो खड़ा था लड़का, उसको बोलते कि ये हार दे दो मेहुल, ये हार तुम पहनाओ। जानी बोलते जब जाएंगे तो ये मौका नहीं मिलेगा। बोला राजी क्यों ऐसा बोल रहे हो, ऊपर करे आप। तो उस टाइम पे मैंने इतना, मेरे दिमाग में बात नहीं बैठी थी कि ये इन्होंने सच्चाई मतलब यहाँ पे बोल दी है जो आगे होने वाला है। और जब उनकी डेथ हुई तब मतलब किसी को मालूम नहीं था। हम मृत्युदाता की शूटिंग कर रहे थे मेबुल स्टूडियो में, मेरे को फ़ोन आया वहाँ से घर से कि राज साहब का इंतकाल हो गया मेहुल जी, और आपको बोलने का बोला था, सर्टेन लोगों को बुलाने को। तो मेरा कभी शमशान यात्रा है, बोलते नहीं एवरीथिंग इज़ क्लियर, सब कुछ हो गया है, बोलते अब सिर्फ घर पे आके आप मिल सकते हो। अच्छा, उन्होंने सब पहले ही तैयार किया था। हाँ, तो तभी जब मैं गया ना घर पे, तब भी भाभी जी ने मेरे को बताया कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरी शमशान यात्रा को है ना शो मत बनाना, बोलता ये बात वहाँ पे मेरे को उनके बेटे ने, पूर्व राजकुमार हाँ। जी ने भी यही कहा था तो कि बोले कि एक मतलब उनको पसंद तमाशा नहीं था बनता है, तमाशा। और जिसकी डेथ होती है उसके लिए लोगों को फीलिंग नहीं होती, वो अरे वो जा रहा है, वो देख वो जा रहा है, अरे वो जा रही है। मतलब जो आर्टिस्ट आए शमशान यात्रा में उनको देखने के लिए लोग आते बोलते, वो जिसकी डेथ हुई उसके लिए कोई वो नहीं होता। और ये एक फैमिली का एक वो अफेयर है, बोलते इसमें पब्लिकली इसको कुछ नहीं करने का बोलते। तो बोले हम लोग सिर्फ फैमिली वाले जाके अंतिम संस्कार किया उनका, और बाकी जो बोले थे जितने मेरे क्लोज लोग हैं उनको घर पे बुलाना। कर। तो मैं घर पे जब गया था तो सब मिला था। तो आपकी तो टेलीफोनिक यस, कन्वर्सेशंस अक्सर तभी हुआ मैंने ये करती बात थी। बोली घर पे सबको। मैंने देखिए उस टाइम पे मेरे को बोला था कि ये हार पहना तो जाऊंगा तो शायद, लेकिन नहीं, आपको लगता है कि राजकुमार साहब अपनी लाइफ में थोड़ा लोन भी रहे, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में कम दोस्ती थी लोगों Yes. के साथ, इतने बड़े स्टार्स के साथ उन्हें काम किया, दोस्ती कुछ पल के लिए उनकी रही, उसके बाद रही नहीं। नहीं बिल्कुल तो क्यों ऐसा था? क्या एज अ डायरेक्टर आप फील करते हैं, क्या उनको लोनलीनेस ज़्यादा पसंद थी, उनको अकेले रहना पसंद था, या उनके अंदर एक अलग तरह की पर्सनैलिटी थी, एक ऐसी शख्सियत जो कटे रहते थे लोगों से? क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इसके पीछे? नहीं, नेचर वाइज ही ऐसे थे वो। हाँ। तो अभी उनका एक तो सिर्फ गोल्फ खेलना, हाँ, गोल्फ गोल्फ खेल पे खेलना। अपना घर पे जू पे आके वहाँ पे एक आध ड्रिंक पीते थे और फिर घर पे जाके सो जाने का फैमिली के साथ ही। तो आपको लगता है कि लोन नहीं थे आपको? नहीं नहीं नहीं, वो Loneliness- उन्होंने अपनी एक स्टाइल बनाई थी हाँ। जीने की, उसी स्टाइल से वो जिए थे, उसी स्टाइल से मतलब जो नाम था राजकुमार वही राजकुमार स्टाइल में ही रहे थे। सेट्स पे जब Right. राजकुमार साहब अपने स्टाइल में कहते थे जानी ब्रेक Break. तो बनता है, तो कैसे बोलते थे? लंच के बाद वो हमेशा राज साहब है ना 1 घंटा सोते थे। ओके। तो
जिनको मालूम थी डायरेक्टर को, वो उस हिसाब से ही अपनी शूटिंग मैनेज करते थे। ओके उनका था हमेशा खाना खाने के बाद 1 घंटा सो जाते थे वो। ओके, नैप लेते थे। हाँ, तो सोने के बाद फिर उठेंगे, फ्रेश होके आएंगे। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता था डिवाइड, कि राज साहब का जब ब्रेक होगा तो 1 घंटे मैं किसी के क्लोजअप ले लेता था, फिर कंबाइन शॉट्स उनके आने के बाद। ओके, हाँ। तो मतलब उनको जरूरत नहीं पड़ती थी कि आपको ये कहने नहीं, की। वही तो तभी तो मेहुल बोलते जी। थे भाई तुम मेहुल करेक्ट, मेरे को समझ पाए वो बोलते। लेकिन हम आपसे अभी कहेंगे जानी हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक राजकुमार साहब के स्टाइल में। यस, जानी हमें लेना पड़ेगा दिल ने फिर याद क्या का एक और ब्रेक। हम मिलते हैं आप सभी से एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में ब्रेक के पार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम राजकुमार स्पेशल कर रहे हैं। दिल ने फिर याद किया में राजकुमार साहब के करियर और निजी जिंदगी पर रोशनी डाल रहे हैं और हमारे साथ चर्चा में मुलविस है, यानी महब गुफ्तगू है, हिंदुस्तानी सिनेमा के बेहतरीन फिल्म मेकर जिन्होंने राज साहब के साथ ज्यादा फिल्में की हैं और सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही है, वो है मेहुल कुमार जी। जंगबाज की शूटिंग खत्म करने के बाद उनको इलाज के लिए कुछ बाहर जाना था, तो उन्होंने आपसे ये कहा था कि एक और स्क्रिप्ट रेडी रखना, मैं Yes. आ रहा हूँ, Yes. उसके बाद उस पर काम करेंगे। ये कहा था उन्होंने आपसे? उन्हें डेफिनेट कहा था मेरे को। मतलब वो बार बार आपके साथ काम yes. करना चाहते थे। राजी और एक फिल्म करना चाहते थे जो मतलब हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि बाद में फिर हाँ, आपकी डेथ हो गई तो नहीं कर पाए, वरना एक फिल्म और वो मेरे साथ करना चाहते थे। हाँ, राजकुमार साहब के बारे में रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला कि जब दूसरा को एक्टर उनके साथ होता था या डायरेक्टर उन्हें कहता था आप इन्हें क्यों दो, वो क्यों देने में बड़ा झिझकिचाते थे। मैं क्यों दूंगा इसको। मैं कभी क्यों के लिए बोलते थे तो मैं बोलता था राजी आप क्यों दोगे तो फ्लो आएगा उनको भी सामने बोलने के लिए, क्योंकि आप कौन सी स्टाइल में बोल रहे हो वही स्टाइल में वो जवाब देंगे। अगर आप उनको धमकी दे रहे हो तो वो भी आपको धमकी देगा। क्योंकि हाँ। क्योंकि एक किस्सा है उनकी फिल्म ऊंचे लो का, हाँ। जिसमें फिरोज खान साहब भी थे, जबकि उसमें गाने ज्यादा फिरोज खान साहब पर ही फिल्माए गए, ब्लैक एंड वाइट ईरा की फिल्म। तो ऊंचे लोग में फिरोज खान को बड़ा गुस्सा आया था जब डायरेक्टर ने कहा था राजकुमार साहब का आपको इन्हें क्यों देना है, क्यों बार बार गलत क्यों जा रहा था, और वो क्यों दे रहे थे दीवार की ओर देखकर। तो ये हाँ उनको बड़ा नागवार गुजरा था कि मुझे क्यों बोल रहा है डायरेक्टर इसको क्यों दो, मैं क्यों उसको क्यों दूं यार, वो खूब करना चाहिए, मैं क्यों दूंगा। तो फिरोज खान को बड़ा गुस्सा आया था, उन्होंने उनसे कहा था कि मेरे को अब आपको क्यों ही नहीं चाहिए। जहाँ नहीं जमती थी वहाँ फिर कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते थे। हाँ। जहाँ या तो डायरेक्टर के साथ उनकी नहीं जमी या स्क्रिप्ट या सीन उनको सही नहीं लगा, तो फिर ये अपनी हरकतें वहाँ पे दिखाते ही थे। अच्छा, एक और बात है कि आपके पास सुभाष घई भी आए थे जब सौदागर फिल्म में, उन्होंने दिलीप साहब और इनको एक साथ लिया क्योंकि दोनों एक साथ काम करने को राजी नहीं थे। सुभाष घई को चाहिए था दोनों बड़े हाँ। उसमें सौदागर में। तो अब वो आपके पास आया आपसे रिक्वेस्ट की प्लीज आप राजकुमार साहब को मनवाइए इस फिल्म के लिए। उसका एक किस्सा है, जब लिफ्ट में उन्होंने उनसे कहा था कि मैंने सुना है राजकुमार साहब कि आपको कैंसर है, तो उन्होंने कहा था कि राजकुमार को कैंसर नहीं होगा तो किसको होगा। तो ये उनके दरमियान कैसे कन्विंस किया आप? मतलब सुभाष घई ने फिर कैसे कन्विंस मैंने किया? राज जी को मतलब फ़ोन करके बोला था कि राज जी सुभाष जी आपके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं, दिलीप साहब ऑलरेडी है उस फिल्म। अच्छा यूसुफ मियाँ है करके बोले वो। तो उसके बाद फिर बोले ठीक है कहानी सुन लूँगा, अच्छा लगेगा तो करूँगा मैं। फिर कहानी के लिए उन्होंने शीरोक में उस टाइम पे रूम बुक करवाया था, राज जी को बुलाया, वहाँ पे कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद उनको अच्छा भी लगा कैरेक्टर, तो उन्होंने हाँ भी बोल दिया था। फिर लिफ्ट में जब जा रहे थे सुभाष जी छोड़ने गए तो सुभाष जी के दिल से कहीं बात निकल गया ऐसी कि सर मैंने सुना आपको कैंसर भी है। तो बोले राजकुमार को कैंसर नहीं होगा तो क्या सर्दी जुकाम होगा। तो सुभाष जी टेंशन, हाँ राजकुमार को कैंसर नहीं होगा तो सर्दी जुकाम मतलब बीमारी भी होगी तो बड़ी बीमारी होगी। तो वो मतलब उनको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा। सुभाष जी बोले कि अब मेरे को लगता है नहीं करेंगे फिल्म। तो फिर वो बाद में उन्होंने फिल्म की और कोई टेंशन नहीं हुआ। और बाद में फिर एक और किस्सा भी हुआ था, जब आउटडोर में राज जी का क्या है जहाँ पूरा यूनिट ठहरता था ना वहाँ वो नहीं ठहरते थे। क्यों? उनको अलग चाहिए। तो हम लोग भी जब मैसूर पैलेस में हम लोग शूटिंग किए थे तो मैसूर में सारे रुके हुए थे, लेकिन राज जी को ऊपर एक होटल छोटा होटल था वहाँ पे वो ठहरते थे। वहाँ से आएंगे, छोटा होटल? हाँ उनको बड़ा भी नहीं चाहिए था, नो 5 स्टार मतलब सबके साथ नहीं। अच्छा, अलग कहीं पे रखो, भले झोपड़पट्टी में कहीं भी रखो, yes। झोपड़े में रखो, लेकिन पूरे क्रू के साथ तो ये नहीं सुभाष जी के साथ भी हुआ था। जब आउटडोर वो लोग गए तो फिर वो प्रोडक्शन वाले का मेरे को फ़ोन आया, बोले मेहुल जी राज साहब होटल में ठहरने के लिए ना बोल रहे।
5 स्टार में बोला नहीं, वो नहीं ठहरेगी, जहाँ यूनिट ठहरा है ना वहाँ वो नहीं रुकेंगे। मिला आप उनको कोई भी छोटे Lone होटल, place, हाँ अलग लोनली उनको चाहिए। तो बोले अच्छा ऐसा है। मैंने हाँ, तो बोले ठीक है फिर हम दूसरी जगह बुक करवाते हैं। तो उन्होंने भी फिर सेपरेट रखा था। तो आपने कभी पूछा है इस बारे में, राजी आपके लिए 5 स्टार होटल रेडी है, आप क्यों जाके छोटे नहीं, वो रूम में क्या बोलते ठहरते थे हैं? कि क्यों? मेरे को पीसफुल, एकांत। हाँ। बाद में वो पैकअप के बाद सब फिल्म वाले सब आएंगे, रूम में कोई आएगा मिलने आएंगे, वो मतलब नहीं। एक तरह की वो शख्सियत थे जिनको खामोशी पसंद Yes. थी, जिनको तन्हाई पसंद थी। Definitely. और कौन सी बातें होती थी आपके साथ? क्या इंडस्ट्री से किसी भी तरह का उनको मलाल था? क्योंकि उन्होंने इतने दमदार किरदार निभाए, लेकिन उन्हें किसी भी फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड से या किसी अवार्ड से नवाजा नहीं गया। हालांकि ये सही है कि मीना कुमारी के साथ उन्होंने काजल फिल्म की और काजल फिल्म में वो नॉमिनेट हुए थे फिल्म फेयर के एजाज से। हालांकि अवार्ड उनके हक में नहीं आया, लेकिन कभी इस बारे में बात हुई कि अवार्ड्स की जब इतनी दमदार अदाकारी करता हूँ अवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं या अवार्ड का उनको कोई वो था नहीं। वो जो पब्लिक जब पसंद करती है तो अवार्ड की क्या ज़रूरत है, मेहुल बोलते हैं। वो तो कभी अवार्ड की बात करें ना तो वो बोले मैं फंक्शन में ही नहीं जाता हूँ कभी भी। हाँ। और फर्स्ट टाइम मतलब जब ये तिरंगा हम लोग का, हालांकि अवार्ड में नहीं था लेकिन नॉमिनेट हुआ था, Nominate हुई थी। तभी फिल्म फेयर वालों का फर्स्ट फंक्शन था जब उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि मेहुल भाई हम लोग पहली बार अवार्ड डिक्लेयर कर रहे हैं तो राज साहब अगर आ जाए तो फंक्शन में। तो मैंने राज साहब को कन्विंस किया था और मैं और राज साहब साथ में गए थे। तभी बोले तुम्हारे लिए आ रहा हूँ मेहुल, बाकी मैं कोई फंक्शन अटेंड नहीं करूँगा मैं। तो वो आए थे उस टाइम पे, लेकिन उनको अवार्ड से कोई वो नहीं था। अवार्ड से उनको नहीं था, लेकिन उन्हें कमर्शियल फिल्में ज्यादा पसंद थी। हाँ। वो कई मर्तबा ये कहते थे कि कई डायरेक्टर्स को, भाई कमर्शियल फिल्म बनाओ यार, ड्रामाबाजी होनी चाहिए, रोना धोना होना चाहिए। कभी आपकी फिल्म के लिए, क्योंकि आपने अक्सर बेशतर उन्हें थोड़ा दमदार डायलॉग्स भी दिए हैं, तो कभी आपसे उन्होंने पूछा कि यार इमोशन ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि रोना धोना भी अच्छा लगता था, उनको फुल ऑन ड्रामा चाहिए था उनको? इमोशंस भी चाहिए थे उनको, ऐसा नहीं था। देखिए मेरी सारी फिल्मों में उनकी फैमिली भी दिखाई थी, फैमिली के साथ भी इमोशंस थे। तो उनके खुद के भी पर्सनल इमोशंस भी रखे थे कि भाई किस तरह से उनको मतलब नौकरी से वो निकाला गया, फिर किस तरह से फिर वापस इधर आए, आर्मी का भी उनका बताया था। तो वो सारी चीज़ें मतलब उनको मतलब उन पूरी कहानी में इन्वॉल्व होकर वो काम करते थे कि उनको इमोशंस भी चाहिए, ड्रामा भी चाहिए, कॉमेडी नहीं उनको पसंद। अच्छा, कॉमेडी नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं। Obviously वो उन्होंने- हाँ, और कॉमेडी उनके साथ जाता भी नहीं था कभी भी, उनके इमेज के साथ भी कभी भी कॉमेडी मैच। तो कभी ऐसे लाइट सीन ये वो ऐसे कभी नहीं करते। उनको चाहिए ड्रामा, इमोशंस एंड डायलॉग बाजी। हाँ, तो आपकी एक पिक्चर है उनके साथ जिसमें आप बैठे हैं सामने और वो घुटनों पे है, वो घुटनों पे आकर आपसे क्या कह रहे हैं? वो मतलब मेरी फोटो खींच रहे थे। अच्छा। वो जो आप मेरे को बिठाया, बोलते ही तुम्हारी फोटो मैं खींचूंगा मेहुल। ये स्टील वाले खींचते हैं ना, एक यादगार फोटो रहनी चाहिए कि राजकुमार ने डायरेक्टर की फ़ोटो खींची। तो हम लोग जब मैसूर में शूटिंग कर रहे थे तो मेरी कुर्सी भी है जिसमें डायरेक्टर लिखा हुआ है और मैं उधर बैठा हुआ हूँ और राज साहब घुटनों पे बैठ के हाँ, मेरी ऐसे फ़ोटो click कर रहे हैं यस आपको। हाँ, तो वो फ़ोटो खींची थी। मुझे लग रहा था प्रपोज तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, और पूरी यूनिट हैरान हो गई, बोले राज साहब यार मेहुल। और वो उसको स्टील वाले को बोलते हैं मेरी फ़ोटो खींचो। मेहुल की फ़ोटो मैं खींच रहा हूँ, वो फ़ोटो खींचना और उसको देना बोल। यादगार मेमोरीज है बिल्कुल। पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, काफ़ी रोमांटिक थे। अगर हम शुरुआती बात करें तो उन्होंने प्रपोज किया था हेमा मालिनी को भी, और हेमा मालिनी हालांकि उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही, लेकिन उन्होंने हेमा मालिनी ने प्रपोजल उनका एक्सेप्ट नहीं किया था कि भले ही मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बट प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूँगी। वहाँ उन्हें थोड़ी चोट लगी थी। उसके बाद पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी के साथ उनकी थोड़ी नज़दीकियाँ की बढ़ गई थी, लेकिन चूँकि उनके जहन में था कि मीना कुमारी शादीशुदा है, इसीलिए उन्होंने बात आगे तक नहीं बढ़ाई। कभी ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई तो क्या लगता है आपको कि रोमांटिक एंगल उनका किसी फिल्म में किसी एक्टर के साथ क्यों नहीं जुड़ पाया? उनको मैंने एक बार पूछा था ये बात, हम लोग आउटडोर कर रहे थे तो कभी शाम को बैठते थे तो मैंने पूछा, मैं राजी आपने कभी किसी के साथ रोमांस नहीं किया? तो एकदम मेरे को लुक दिया, कुछ बोले ही नहीं 2 सेकंड तक। मैं बोला राज जी मैंने पूछा आपको, तो बोलते देखो रोमांस ऐसी चीज़ है जो बयान नहीं की जाती। हमने भी किया हुआ है बोलते, लेकिन मैं किसी के नाम नहीं लूँगा ना कुछ बोलूँगा बोलते, कुछ दूसरी बात करो बोलते। ऐसे करके बात बदल दी। अच्छा, इतने किरदार उन्होंने निभाए, कभी उनसे आपने पूछा कभी कि इन किरदारों में आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा है जो दिल के करीब है? उनको हीर रांझा मैंने पूछा था ना, तो बोले हीर रांझा मैं हमेशा याद रखूँगा बोलते। बहुत ही खूबसूरत। हाँ, और सेकंड उनका जो था ना नहीं, मदर इंडिया ऑस्कर के लिए एंड जो nominate हुई थी। वक्त
वाह, सफ़ेद वाह। जूते बोलते बिहार। वहाँ से स्टार्ट हुए मेरे बोलते वाइट जूते। हाँ, तो वो मतलब पूरे मतलब हर जगह चलते थे। और एक किस्सा वो मैं बताऊं, एक सूरत में जब हमारी फिल्म गोल्डन जुबली हुई थी मरते दम तक, तो वहाँ मेरे को थिएटर वाले का फ़ोन आया, बोलते मेहुल भाई मेरे थिएटर के बाहर एक पान वाला है, वो राज साहब की स्टाइल में ही कपड़े पहनता है, राज साहब की स्टाइल में जूते पहनता है, हेयर स्टाइल भी वैसी है, उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिश है राज साहब के साथ फ़ोटो खिंचवाना। तो मैं बोला ठीक है, मैं राज साहब से बात करूँगा। मैं बोला, बोले वो पागल हो जाएगा, बोलता है आप प्लीज़ कैसे भी करके करो। तो मैंने राज साहब को फ़ोन किया, बोला राज जी एक आपका फ़ैन ऐसा है, पान वाला है, उसने मरते दम तक 50 वीक वहाँ चली और 9 से 12 के शो में 50 वीक तक फिल्म देखी। तो बोले मेहुल उसको बुलाओ मुंबई, उसके साथ हम फ़ोटो खिंचवाएंगे बोलते। वाह, तो उसको मैंने फ़ोन किया, वो तो पागल हो गया, मैं तो कल आ जाता हूँ, सुबह बस में बैठ जाऊँगा, ट्रेन नहीं मिलेगी। तो वो आया, फिर मैंने बोला देख वहाँ ज़्यादा बातें मत करना, तेरी फ़ोटो खिंचवा दूंगा मैं, और फिर चुपचाप राज साहब कुछ पूछे तो ही जवाब देना, बाकी तो कुछ बोलना नहीं। तो वो मतलब राज जी ने बोला कि ठीक है, जू पे जो उनका जू में जानकी कुटेर के पास उनका था ना बंगलो है, तो वहाँ पे बोले मेहुल शाम को आ जाना, कैमरामैन को भी लेके आना, फ़ोटो खिंचवा लेंगे। बोले उसको मैं लेके गया, वहाँ फ़ोटो खींची उसकी, फिर उसने मतलब बड़ी साइज फ़ोटो बना के पान की दुकान के बाहर लगाई। हाँ, so sweet। वो फ़ोटो मेरे को भेजी उसने। अच्छा, फैंस को भी अच्छे से ग्रीट करते थे, जैसे थे, आपकी yes। सुपर फिल्मों के दौरान कई सारे फैंस आते थे, उस वक्त तो दौर ही अलग था, सेट्स पे आया करते थे, आई लव भी करते थे सारे फैंस Yes, को, yes। ऑटोग्राफ्स वगैरह दिया करते थे। कभी किसी फैन ने कुछ ज़्यादा ही मतलब पास आने की कोशिश की, वो गुस्सा हो गए या उन्होंने आपा खो दिया? कभी आपके सेट्स पे उन्होंने आपा खो दिया? नहीं, ऐसा तो कभी हमारे वहाँ तो हुआ ही नहीं था। हमारे वहाँ तो कभी कभी वो मतलब मजाक मस्ती भी कर लेते थे ऐसा, हाँ, लाइट वे में, मतलब किसी को कुछ बोलते थे, लेकिन ऐसे कभी कोई टेंशन नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। और एक्चुअली जो ऑटोग्राफ ने लेने आते हैं ना, वो राज साहब से डरते थे, फैन भी उनके डरते थे, मैंने देखा है। वो फोटोग्राफ लेने जाते थे तो भी वो मतलब सर कहीं कैसे बोलेंगे तो नहीं, कुछ करेंगे तो नहीं। अरे नहीं करेंगे भाई, जाके खड़ा रहे, चुपचाप फ़ोटो खींच के चले जाओ, ऑटोग्राफ ले लो। तो उनसे बात करने में भी लोग डरते थे, मतलब उनके फ़ैन होते थे लेकिन खुले दिल से बात नहीं कर सकते थे उनके साथ। आप भी तो बहुत बड़े फैन थे उनके, इसीलिए आपने मरते दम तक के लिए बहुत सारे पापड़ बेले ताकि उन्हें आप अपनी फिल्म में Yes। लाए, और उनको कन्विंस करने में आप बिल्कुल सक्षम साबित हुए। वो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उनके पीछे अगर जी जान से इंसान लगता था और उन्हें कन्विंस करने में वो सक्षम साबित होता था, तो राजी उन्हीं के होते थे। Yes, बस yes, उनको अपना definitely। दिल दे बैठते थे, इसलिए आखिरी आयाम तक वो आपके साथ रहे। एक और बात जाते जाते कि उनके बहुत ही मेमोरेबल डायलॉग्स रहे हैं, बहुत ही डायलॉग्स उनके फेमस है, जैसे पाकिस्तान फिल्म का आपके Yes। पैर कितने खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पे मत रखे मैले हो जाएंगे। Yes। और एक छोटा सा डायलॉग उनका बड़ा फेमस रहा हर एक फिल्म का, आपकी फिल्मों में भी उनके बहुत मेमोरेबल डायलॉग्स हैं Yes। जो यादगार तस्वीर किए जाते हैं। क्या आपने कभी उनसे पूछा या आपको महसूस हो रहा है कि उनका यादगार डायलॉग आपकी फिल्म का कौन सा रहा है, जिसके बारे में बड़ी प्रशंसा आपकी करते थे? क्या डायलॉग लिखा है मेहुल जी आपने? उनको एक तो ये जंगबाज का जो उनका इंट्रोडक्शन का सीन था, वो डायलॉग उनको बहुत पसंद था। जब राज साहब की एंट्री होती है, बोलते न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है सिर्फ परवरदिगार से। तो वो डायलॉग बोले मेहुल बहुत ज़बरदस्त डायलॉग है, बोलता है, वो उनको बहुत पसंद आया था। फिर तिरंगा के काफ़ी डायलॉग उनको पसंद आए थे। मरते दम तक में तो इतने डायलॉग थे कि मतलब तालियां डायलॉग थे, हाँ, क्योंकि वो डॉन प्ले कर रहे थे और सारे डायलॉग, दुनिया में दादा तो सिर्फ 2 ही है, एक ऊपर वाला, दूसरे हम। मेरे को बोले कहाँ से लिखा तुमने? उनकी पर्सनालिटी को, शख्सियत Yes। को जहन में रखकर उनकी फिल्मों में आपने डायलॉग लिखे, और उनकी शख्सियत को जहन में रखकर जो डायलॉग अपने लिखे वो सर्वश्रेष्ठ रहे, तभी वो यादगार तस्वीर किए जाते हैं। वेल, बड़ा अच्छा लगा आज के शो में आने के लिए, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। थैंक्स अ लॉट मेहुल जी। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया प्रोग्राम आपको राजकुमार साहब के ऊपर बेहद पसंद आ गया होगा, और मेहुल कुमार जी ने बहुत सारी ऐसी बातों को जाहिर किया, उनकी वजाहत की और बयानी की जो बहुत अनकही है। कुछ अनकही बातों पर से जब पर्दा उठता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही नायाब किस्से हम दिल ने फिर याद किया में आपके सामने लाते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है। आप भी आनंद उठाते हैं और हम भी आनंद उठाते हैं शख्सियत के साथ। वेल, आज के दिल ने फिर याद किया में इतना ही। मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, नई शख्सियत की यादों और बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अच्छी फिल्में और अच्छा संगीत देखने और सुनने के आदी हो जाइए, क्योंकि फिल्में हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं और संगीत हमें दूसरे आलम में लेके जाता है। मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, खुदा हाफिज़। दिल ने फिर याद किया।